फसूंगर असकलम मरजान कुतुब। चौथी किस्त। अपनी आंखों के ऐन सामने मगर फासले पर बैठते हैदर को देखकर 18 साला लड़की बेसाख्ता मुस्कुरा दी। उसे अपने चेहरे पर डराने वाली मुस्कुराहट की मुकम्मल खबर थी। सितारा आंखों में ढेरों चमक लिए उसे देखने में महव थी जो अपने साथी को उसकी तीर कमान ठीक करके दे रहा था। चमड़े से बनी उस कमान को ठीक करते हुए हमा वक्त सर और चेहरे को स्याह कपड़े से ढांप रखे शख्स ने किसी की नजरों का इत्तेकाज महसूस होने पर चेहरा उठाया। स्याह गहरी आंखें सुनहरी शौकीन आंखों से जैसे ही टकराई उस 18 साला लड़की की उन संजीदा निगाहों पर मुस्कुराहट गायब होने में लम्हा नहीं लगा और तेजी से बौखला कर दीवार की ओट में हो गई। वो दोबारा दोस्त पेशमाने का खाद वो आपको फिर से देख रही थी। उसके साथी मुजाहिद ने मुस्कुराहट बामुश्किल दबाकर कहते हुए हैदर को चौंका दिया। उसने संजीदगी से उसे देखा। बुरहान उस बच्चे मुआजिब हार्फ सदन पौश। बुरहान वो अभी बच्ची है, बात करने में एहतियात किया करो। उसके डपटने पर बुरहान नामी उस मुजाहिद ने शर्मसारी से चेहरा झुकाया जबकि उसकी नदामत पर हैदर उठ खड़ा हुआ। तफावत से तुझे कौन, मेरी और उसकी उम्र के फर्क का ख्याल रखो। उसकी नरम लहजे पर बुरहान का सर मजीद झुकने लगा। हर खासी मुमकिन आस्त अज़ाफ़त बर्दाश्त इज्तबाही बखुनाद। तुम्हारी बात सुनकर कोई भी गलत मतलब निकाल सकता है। उसका कंधा थपक कर हैदर उसे नरमी से समझा रहा था मगर नहीं जानता था कि दीवार की ओट में सांस रोक कर खड़ी 18 साला वो लड़की हर्फ ब हर्फ सुन रही है। यार मूरत ज़नान एहतियात सी और मुहिम است। औरत के मामले में एहतियात बहुत जरूरी है। उसका कंधा थपक कर नरमी से कहा, बियो थामरीन तीरंदाजी तेरा तमाशा करूं। आओ तुम्हारी तीरंदाजी की मश्क देखते हैं। तीर कमान उसको पकड़ाकर हैदर आगे बढ़ गया जबकि दीवार की ओर से आगे झांक कर सुनहरी आंखों ने हैदर को दूर मैदान की तरफ जाते देखा जहां सब मुजाहिदीन फायरिंग और आर्चरी की मशकें करते थे। वो दीवार की ओर से बाहर निकले तो हम परवाज़ें हुई। उसका कद मुनासिब था। गहरे ब्राउन रंग की गोल दामन वाली घुटनों से थोड़ा ऊपर आती कमीज और सब्ज रंग की खुली शलवार, इसके पांचों पर मुख्तलिफ रंगों के फूलों वाली कढ़ाई का काम था। सर पर गहरा ब्राउन और सफेद रंग का फूलदार स्कार्फ कान से पीछे ले जाते हुए गिराह लगाकर पहना हुआ था। स्कार्फ माथे और सर से इतना पीछे था कि इसके सुनहरे बाल नजर आ रहे थे जिन्हें पुश्त पर बिखराए वो तेज कदमों से ट्रेनिंग ग्राउंड जा रही थी जहां जाने से उसको सब कई बार मना कर चुके थे। शुमा में तीरंदाजी पुनीत, क्या आप तीरंदाजी कर सकते हैं? इस सवाल पर बुरहान का पोस्चर को दुरुस्त करते हैदर ने चौंक कर चेहरा फेरा। फिदर तौने शुमार आज राफ्तन बेमैदान तीरंदाजी मैंने खादे बुदन। आपको आपके बाबा ने शूटिंग ग्राउंड की तरफ जाने से मना किया था। उसकी नरम तंबीह को जानता था कि सुनहरे बालों वाली वो लड़की कोई भाव नहीं देगी और हुआ भी यही। बाबा इमरजेंसी गए हुए हैं। मुस्कुरा उठते हुए उसने चेहरा उठाकर उसे देखा। बराबर खड़े होने पर उसे एहसास हुआ कि उसका कद अस्करी लिबास में मलबूस उस नौजवान मुजाहिद से बहुत छोटा है। जंग में इसकी जरूरत तो नहीं, फिर आप सब क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? उसको खामोशी से चेहरा फेर कर मुसलसल प्रैक्टिस करते बुरहान के अहदाफ पे नजर जमाते देखकर सुनहरी लड़की ने नाक चढ़ाई। धूप पूरी तमाजत से उसका चेहरा झुलसा रही थी मगर उस स्किन कॉन्शियस दुरे नजर अशरफ को कोई परवाह नहीं थी। सामने खड़े शख्स के सामने उसे गर्मी का एहसास नहीं होता था। हालांकि इराक की गर्मी शदीद तरीन थी और उस जैसी नाजुक एसी में रहने वाली लड़की को लम्हों में पसीना आने लगा। आपसे किसने कहा हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? बुरहान ने खफकी से उससे सवाल किया जो हैदर की जानिब मुतवज्जा थी। आपकी तो शूटिंग भी कोई खास अच्छी नहीं है। नजफ ने हर बार की तरह बुरहान को भाव नहीं दिया। उसका फारसी लबो लहजा हैदर और बुरहान से बहुत मुख्तलिफ था। तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नजफ के देखते ही हैदर ने दिल के मकाम पर हाथ रखकर चेहरा झुकाकर ज़ेरे लब कुछ पढ़ा और फिर चेहरा उठाया तो निगाहें खुद को देखती नजफ से टकराईं। उसके देखने पर नजफ की आंखों में जहां रोशनी चमकी वहीं हैदर उस धूप की तमाजत से गुलाबी होते चेहरे और शौक से चुंदियाती सुनहरी आंखों को एक नजर देखकर बुरहान के पास से हटते हुए उसके सामने पुश्त करके यूं खड़ा हुआ कि धूप का सारा जोर सारा दम हम मान पड़ गया। सुनहरी आंखें फैलकर उस मजबूत पुश्त को धड़क उठते दिल से देखने लगी। यानी आपको भी महारत है? खामोशी पर नजफ ने खुद को मदहन से इस्तफसार करते सुना। उसकी आवाज इतनी मदहन थी सिर्फ बुरहान पर निगाह जमाए खड़े हैदर तक गई। मुझे भी महारत है। उसका ही जुमला दोहराया गया। वो नजफ से लंबे मुकालमे बहुत कम बोलता था। तब जब नसीहत करनी हो या उसे यहाँ आने से इधर उधर बेफिक्र घूमने से मना करना हो। इस गर्मी और इन हालात में आपको अपने घर होना चाहिए।
कुछ देर बाद वही हुआ जो होता था। नजफ ने चेहरा झुकाकर उसके स्याह डेल्टा बूट्स को देखा, इसके साथ वो मजबूती से जमीन पर खड़ा था। अकेले घर में डर लगता है मुझे। उस शरीर लहजे का सारा जोश मान पड़ता महसूस करके हैदर ने कदरे चेहरा तिरछा किया। उसका सुनहरे बालों और स्कार्फ से ढका चेहरा देखकर वापस शूटिंग टारगेट्स को देखने लगा। वो जानता था कल ही एम्बेसी के करीब भारी बमबारी हुई है, तो तमाम एम्बेसी वाले अपने ममालिक को हालात के बारे में मुतल्ला करने गए थे। रोज बरोज इराक के हालात खराब होते जा रहे थे। आपको सेल्फ डिफेंस आता है? कुछ सोचकर किए जाने वाला सवाल इतना मुख्तलिफ था कि नजफ ने हैरत से चेहरा उठाया। ताइक्वांडो आता है मुझे। हैरत को दबाकर उसने जिस फख्र से कहा, हैदर को मुकम्मल पलट के उस लड़की को देखना पड़ा जिसके चेहरे के फखरिया तासुरात पर पहली बार से आंखों का एक सा तासुर तब्दील हुआ। किसी के हाथ में गन हो तब आप क्या करेंगी? उसके अगले सवाल पर नजफ गश खाते खाते बची। वो उससे अच्छे से अपनी मर्जी से बात कर रहा था, मगर ये हैरान होने का नहीं, गुफ्तगू को तवील करने का वक्त था। जाहिर है ठाई, वो जो कहने लगी थी कहने नहीं दिया गया। ताइक्वांडो के इस्तेमाल के लिए मुकाबिल का आपके मदार में होना जरूरी है। किक और पंच मारना ही कमाल नहीं है। दुरे नजफ हैरत से मुंह खोले उसको तवील जुमला कहते देख रही थी और उसकी हैरत से बेनियाज हैदर की निगाह उसके कब के सब्जा जार पर थी। तो फिर क्या करना होता है? उसकी संजीदा लहजे पर सुनहरी आंखें कुछ बुझ गईं। वॉर जोन में असलहे और अकल को काम में लाना होता है। अगली इज्जत अफजाई पर नजफ की आंखों के आगे भरी दोपहर में भी तारे नाच गए। अगर मुझे मालूम होता कि इराक में जंग शुरू होने वाली है तो आपकी तरह ट्रेंड होकर आती। उसके लहजे की खफकी को हैदर ने साफ महसूस करके भी नजरअंदाज किया। वो उसके लिए बहुत बचकाना थी। आप हर वक्त मुझे डांटते हैं, मैं घर जा रही हूँ। उस पर कोई असर ना होते देखकर उसने वही हरबा इस्तेमाल किया जो कारामद हो सकता था। जाहिर है उसके रिहायशी इलाके में बमबारी हुई थी। हैदर कर्रार अपनी नरम फितरत के बायस उसे जरूर रोक लेगा। यस बुरहान, तुम प्रैक्टिस जारी रखो, मैं इनको घर छोड़ कर आता हूँ। वो उसे गर्मी से बेहाल होता देख चुका था और अकेले भी जाते नहीं देख सकता था। तभी पलटकर बुरहान से कहा। निशाना बांधते बुरहान ने पलटे बगैर इस बात में सर हिला दिया। वो जानता था कि हालात अच्छे नहीं हैं। आप मुझे घर छोड़ कर आएंगे? सारी खफकी भुलाए जोश से चिल्लाकर उसके सामने आई, जबकि हैदर ने तासुब से उसे देखा। वो वाकई बहुत बचकाना थी और इसीलिए उसकी बहुत सी बातों से हैदर को दरगुजर करना पड़ता था। हालात खराब हैं खानम। उसके लहजे में कुछ था कि लाउबाली सी नजर सारा जोश भूलकर अपनी जानिब मतवज्जा से आंखों में देखने लगी। हैदर कर्रार उसे उन नजरों से नहीं देखता था जिन नजरों से वो 18 साला लड़की देखती थी। उस लड़की की सुनहरी आंखों को ठहरता पाकर बेनियाज हो गई और फिर नजफ ने उसे अपने से हटकर आगे बढ़ता पाया। चंद पल वो वहीं खड़ी रही और फिर बौखलाकर उसके पीछे भागी। सुनहरे बाल गर्म हवा के दौर से पीछे को उठकर उड़ने लगे। हैदर बड़े कदम उठा रहा था और उसके कदमों से मिलने के लिए 18 साला नजफ को भागना पड़ रहा था। उन जंगजू कदमों की तेजी का मुकाबला करना आसान नहीं था। हैदर, जब भाग भाग कर उसकी बस हो गई तो फूलती सांस के साथ बमुश्किल पुकारा। मिलिट्री खैमों के पास से गुजरते कहीं मुजाहिदों के साथ हैदर ने भी हैरत से पलट कर उसे देखा, जो इतना मना करने के बावजूद भी उसे धड़ल्ले से नाम के साथ पुकारती थी। हैदर के रुकने पर वो भागते हुए उसके साथ आकर झुकते हुए रुकी। उसे सांस हमवार करने के लिए वक्त चाहिए था। हैदर की नजर उन झुक कर आते धूप से चमक उठते सुनहरी बालों से टकराकर उसी तेजी से झुक गई। वो अब सीधा होके ढीले होते स्कार्फ को सही कर रही थी। इस तेजी से चलेंगे तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी। उसकी सोगवार अंदाज में ऐसी यासियत थी कि हैदर को उसे देखना पड़ा। उन सुनहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। इस ख्याल के साथ ही हैदर ने सामने नजर आते रेत के मैदान को देखा। अब वो आहिस्ता कदम उठा रहा था और नजफ मुस्कुराती आंखों के साथ इत्मीनान से उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। गर्म तपती धूप की तपिश कैसे मालूम हुई उसे कुछ मालूम नहीं था। चलते हुए वो आंखों में ढेरों मलाल लिए इर्द गिर्द गिरी तबाह हाल इमारतों को देख रही थी, जिनको कभी मिसाइलों से दागा गया होगा और अब खंडरात बन गई थी। ग्रेनेड्स की तबाही और सयाही से बर्बाद घर, उजड़े पार्क जहाँ कभी मासूम बच्चों की जिंदगी से भरी हंसी की कलकारियां गूंजती होंगी,
टूटी दीवारों पर लातादाद गोलियों के निशानात। दुरे नजफ अशरफ अपनी जिंदगी के 18 सालों में पहली बार वॉर जोन देख रही थी और उसको एहसास हो रहा था कि ये कुछ अच्छा तजर्बा नहीं। ये उजड़ा बयाबान देखना रूह चीर देने वाला था। दिल खाली होने का, वीरान हो जाने का एहसास इतना शदीद था कि उसने घबरा कर अपने साथ खामोशी से चलते मर्द को चेहरा उठा कर देखा, जो ऐन सीध में देखते हुए चल रहा था, मगर नकाब से झांकती उकाबी स्या नजरें चौकन्ना थी। जो लोग यहाँ रहते थे वो कहाँ गए होंगे? उसके सवाल में ऐसी दिलगिरफ्ती थी कि हैदर ने चौंक कर चेहरा फेरा। निगाह गमज़दा आंखों से टकराते ही रुख बदल गई। बहुत से लोग शहीद हो गए और जो बच गए उन्होंने हिजरत कर ली। हैदर का जवाब मजीद बोझल कर देने वाला था। लोग किस दिल से अपने घर बार और अपनों को छोड़कर गए होंगे? हिजरत आसान तो नहीं होती। वो इतनी सोगवारी और हसासियत से कह रही थी कि हैदर कर्रार अंदर तक उसकी पुख्ता सोच पर हैरत ज़दा हुआ। वो हर वक्त लाउबाली शरारत करती दुरे नजफ से यकसर मुख्तलिफ लग रही थी। कि अमरीकी फौज अपने मुल्क में क्यों नहीं रहती? इर्द गिर्द की खूबसूरती को खाक होता देखकर उसके दिल को जो चोट लगी वो बहुत कारी थी। तो फिर उन्हें अमरीकी फौज कौन कहेगा? हैदर के संजीदा सवाल पर एकदम रुक कर वो ठहरी और फिर हंसना चाहा, मगर कुदरत की तबाहकारी ने उसे हंसने नहीं दिया। इस उजड़े चमन को देखकर मैं हंसती हुई जालिम लगूंगी हैदर। साइड पे जमीन पोस हुई इमारत को देखते हुए उसने इतनी यासियत से कहा कि हैदर ने यकदम चहकती फिजा उस लड़की के उदास होने पर मांद पड़ते महसूस की। अमरीका क्यों इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाकर हर मुल्क में घुस जाता है? नजफ का बस नहीं चल रहा था, वरना अभी अमरीकी फौज का किला कमा कराती। हर मुल्क नहीं, मुस्लिम मुल्क। हैदर की दुरुस्ती पर उसने चेहरा फेरा। मुस्लिम ममालिक क्यों? वो फिर से चलते जा रहे थे और इर्द गिर्द की उजड़ी खामोश इमारतें उन्हें सांस रोके देख रही थीं। क्योंकि मुस्लिम ममालिक बुज़दिल हैं, उनमें इत्तेहाद, कुर्बानी और यकजहती का जज्बा नहीं है और बस माल की मोहब्बत है। उसे हैदर की बात बहुत तल्ख और बुरी लगी। जो भी है, उसे ऐसी सख्त बात नहीं कहनी चाहिए। इस बात को सख्त और बुरा वही कहते हैं जिन्होंने असल जंग और उसकी तबाहकारियां नहीं देखी। यमन, कश्मीर, गज़ा, लीबिया, लेबनान, इराक और शाम वालों से मुसलमानों की असलियत पूछना कभी। हैदर ने उसी संजीदगी से अपनी बात की तायीद की, पर नजफ कुछ कह नहीं सकी। उसका इल्म और उम्र दोनों साथ चलते शख्स से बहुत कम थे। मुसलमान ऐसे क्यों हो गए हैं? उसके तस्लीम करते सवाल पर हैदर ने एक निगाह उसके बुझते चेहरे पर डाली। मुसलमान शुरू से ही ऐसे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। और ये मैं सब की बात नहीं कर रहा। कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखलिस नहीं थे, इसी तरह आजकल के भी मुखलिस नहीं। उसकी अगली बात पर नजफ का दिमाग हक से उड़ा। उसने एकदम रुककर हैदर को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो पागल हो गया हो। ये भी ध्यान में नहीं आया कि हैदर कर्रार उससे खुलकर और तवील बात कर रहा है। आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? उसको रुकते ना पाकर नजफ ने नाराजगी से तेज आवाज में कहा। हैदर के कदम थम गए। मुझे तो मालूम है, लेकिन लगता है आपको नहीं मालूम। उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई। नजफ तेज तेज चलते हुए उसके सामने आई। आप उस जमाने के मुसलमानों को गलत कह रहे हैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। नजफ की हैरत बहुत ज्यादा थी। मैं नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाया है। नरमी से उन खफा सुनहरी आंखों को फैलते देख के कहा गया। कहाँ? उसका सवाल सरगोशी से ज्यादा नहीं था। कुरान में लातादाद जगह, बिलखुसूस सूरह अल-मुनाफिकून, अत-तौबा, अल-बकरा और अल-हुजरात में। उसका इत्मीनान काबिल दीद था। किसी एक की कुरानी आयत बताएं। सूरत अल-मुनाफिकून की आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाहि वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। सामने चेहरा करते हुए उसने इतने प्यारे तलफ़्फ़ुज़ और लहजे में आयत पढ़ी कि दुरे नजफ सब भूल के उसका चेहरा दिखने लगी। उसने आज से पहले कभी इतना खूबसूरत लहजा, तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ नहीं सुनी थी। तर्जुमा करें, मुझे अरबी नहीं आती। हैदर के देखने पर उसने गड़बड़ा कर कहा, जब मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन यकीनन झूठे हैं। तर्जुमा भी उसी दिल छूते लबो लहजे में किया गया और दुरे नजफ का दिल खिल उठा। वो फारसी में तर्जुमा करने के बाद फिर से चलने लगा था। आप पाकिस्तान में होते ना तो आप ये मालूम है कौन सा फतवा लगता? नजफ ने भी चलना शुरू करके कहते हुए हैदर को ठटका दिया। कौन सा? गुस्ताखे सहाबा। उसने जैसे मालूमात में इजाफा करना चाहा। मैंने सहाबा कराम नहीं, मुनाफिकीन की बात की है। हैदर ने उसकी दुरुस्तगी करना चाही। जानती हूँ, मगर हमारे यहाँ कुछ लोग कलमा गोयों को भी सहाबी समझते हैं। नजफ ने तासुब से कंधे झटके।
وہ اتنی دینی نہیں تھی، نہ ہی اسے دین کی اتنی سمجھ بوجھ تھی، اور آج سے پہلے اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ وہ سب صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شہادت تک اور شہادت کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے مخلص رہے، صرف وہی اصل صحابی ہیں، اور جو نہیں رہے سب منافقین۔ اس کا انداز مدبرانہ تھا۔ نجف کو اس کی بہت سی باتیں سمجھ آنے لگی تھیں، تبھی اسے سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی اللہ پاک سے دوستی تھی، مگر ایسی نہیں تھی کہ حق اور باطل میں فرق کر لے۔ آج سے پہلے در نجف کبھی حق اور باطل کی پہچان نہیں کر سکی تھی۔ ان سب باتوں کے جواب میں تو پکا آپ پر گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگتا۔ نجف اس علمیے سے 18 سالہ ہو کر بھی واقف تھی، اب کوئی اتنی چھوٹی بھی تو نہیں تھی۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ کے ملک میں سمجھا جاتا ہے تو پھر قرآن سب سے بڑا گستاخ صحابہ ہوا، نہیں؟ ہر کلمہ گو کو مسلمان نہیں تسلیم کر لیتے۔ اہل بیت علیہ السلام سے رویہ دیکھ کر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا فلاح پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اپنی تفصیلی بات کے آخر میں وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے صلوات پڑھ رہا تھا، اور نجف مبہوت ہو کر اسے دیکھنے میں محو تھی۔ اس کے پیارے الفاظ، اس کا میٹھا بول۔ برصغیر پاک و ہند والے ہر معاملے میں نہایت شدت پسند ہیں، اور اسی شدت پسندی کے سبب بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی اگلی بات 14 طبق روشن کر دینے والی ضرور مگر سچ ہے۔ ایشیا بالخصوص پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں جس قدر دینی، سماجی، سیاسی اور اخلاقی شدت پسندی ہے، وہ آپ کو کسی دوسرے ملک میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ شدت پسندی کیا اتنی بری ہوتی ہے؟ اس کے علاقے کی گلی میں داخل ہوتے ہوئے نجف نے ایک اور سوال ان گولیوں کی طرح داغا جو کل یہاں ایک گھر پر داغی گئی تھی۔ شدت پسندی انسان کے شعور اور آگہی کو دھند آلود کرتی ہے، اس کو راسخ العقیدہ بناتی ہے۔ اسی لیے ہمارا اسلام میانہ روی کو پسند کرتا ہے، سب کچھ اعتدال میں رہے تبھی عدل کا نظام قائم ہوتا ہے۔ وہ حکمت کی بات کر رہا تھا، ایسی اور پیاری بات کہ نجف اسے گھنٹوں سن سکتی ہے۔ حیدر کرار کم نہیں بولتا تھا، بس کام کا بولتا تھا۔ ہمارا مذہب سب سے زیادہ انسان دوست ہے، جو عین انسانی فطرت پر قائم ہے اور تبھی لازوال ہے۔ نجف کی خاموشی محسوس کر کے اس نے مزید کہا، اس کی باتوں کی نفی کرنا آسان نہیں تھا، اس کا قول پختہ اور سچا تھا۔ یہ تو آپ نے صحیح کہا۔ وہ بے خبر، خوش و خرم اور آزاد دن تھے جب در نجف کی اپنے رب سے اچھی دوستی تھی، تبھی تو جنگ کے زمانے میں اس کی ملاقات حیدر کرار سے ہوئی تھی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ اس کی ساری باتوں سے تائید کے باوجود بھی نجف کا ذہن جیسے کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا اس سب کا؟ نجف کے سوال پر حیدر ایسے ہنسا جیسے کسی چھوٹے کی بات پر بڑے ہنستے ہیں۔ سیاہ نقاب سے جھانکتی ذہین، ہردم سنجیدہ آنکھوں میں نرمی گھلی، وہ یقیناً منافقین والی بات کی جانب اشارہ کر رہی تھی، برصغیر پاک و ہند کی شدت پسندی کی نہیں۔ تحقیق سے دو حرفی جواب پر سنہری آنکھوں میں اچنبا لہرایا۔ کچھ تحقیق کے بغیر بھی تو جان لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کی حیرت جائز تھی۔ تحقیق کے بغیر حق اور باطل کی پہچان کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ حیدر کی نفی اس قدر مضبوط تھی کہ در نجف کو لگا وہ زنجیر ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ اب وہ آبادی میں داخل ہو چکے تھے تو ارد گرد چلتے لوگوں کی آوازیں اس کی آواز دبا رہی تھیں۔ مولا علی علیہ السلام کہتے کہتے وہ بات کے درمیان میں رکا۔ در نجف نے اسے پھر سے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر چہرہ جھکاتے دیکھا، اور ان بند ہوتی آنکھوں کی پلکیں اس کے دل کو لرزنے پر مجبور کر گئیں۔ تبھی اس نے گھبرا کر نگاہیں پھیر کر سیدھ میں دیکھا۔ اس کا گھر بس کچھ دور تھا، یہاں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی، اسی لیے فوج اور مجاہدین کی آمد و رفت یہاں زیادہ تھی۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنے دین کو وراثت کی طرح مت لو بلکہ اس پر تحقیق کرو۔ حیدر کہہ کر ٹھہرا تو نجف کو بھی ٹھہرنا پڑا۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ متوجہ شدی؟ بات سمجھ آئی؟ اس کو گم سم اپنی جانب تکتا پا کر حیدر نے نرمی سے سوال کیا۔ اس سے 15 سال بڑا ہونے کے سبب ہر ممکن شفقت سے بات کرتا تھا۔ آ گئی سمجھ۔ سورج کی شعاؤں نے ان سیاہ راز پھونکتی آنکھوں میں پڑھ کر در نجف اشرف کے دل پر کچھ منکشف کیا تھا، اور اس سے پہلے وہ اس راز کو پڑھنے کی سعی کرتی، قریب ہی آ رکتی گاڑی کے ہارن نے اس کی گہری نیند سے بیدار ذہن کو جھٹکے سے ماضی کے دلدل سے کھینچ نکالا، جس میں اس کو دھنسنے کی اجازت کبھی نہیں دی گئی۔ ماضی شہد رنگ آنکھوں کے سامنے سے یوں ہٹ گیا جیسے دھند چھٹتی ہے۔ اسے رب سے بڑے شکوے تھے، بہت ناراضگی، قسمت اور تقدیر کو لے کر شاید ہی اس جیسا کوئی متنفر تھا اس وقت۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں قسم سے۔
होल्डिंग स्टेचर रखने के लिए अंदर आती नजफ के कदम अब्दुल्ला के ड्रामाई अंदाज पर ठटक गए। इस रेस्ट हाउस में एक कमरा रेस्क्यू टीम ने स्टोरेज रूम के तौर पर लिया था, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद और फायर ब्रिगेड का जरूरी सामान रखा गया था। स्टेचर उस रूम में रख के जैसे ही वापस पलट कर जाने लगी, खुले दरवाजे से गुजरती नजफ पर राजिया की निगाह पड़ी। नजफ, जल्दी से इधर आओ। कुछ नासमझी से आगे बढ़ते हुए उसने अपने अकब में साथ वाले कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। साथ वाला कमरा कंबर का था। फिलहाल उसको बुलाने से ज्यादा अहम आगे बढ़ना लगा कि उन सब के चेहरे के तजस्सुस ने नजफ को चौंका दिया। तुम हमें सच सच बताओ। राजिया की बात पर उसने सवालिया नजरों से उन सबको देखा। राजिया और तकरीबन बाकी सब उसे नाम से और तुम कहकर ही पुकारते थे, मगर उसने रुमान के अलावा सबको कभी बेतकल्लुफी से नहीं पुकारा। सब खैरियत है? उसके मुतफक्किर सवाल पर अब्दुल्ला तेजी से उस तक आया। ये जो कंबर का दोस्त है अबू तुराब, पाकिस्तान किस मकसद से आया है? अब्दुल्ला के मशकूक सवाल पर नजफ ने हैरानगी से उसे देखा, जबकि कंबर के दरवाजे से निकलकर अपने कमरे तक आते अबू तुराब के कदम थम गए। उनके मकसद को छोड़कर सवाल ये अहम है, आपकी इस बात का क्या मकसद है? सबके सवालिया चेहरों को एक नजर देखते हुए उसने संजीदगी से सवाल किया। यार, तुम क्लोज हो उसके, हमें भी बताओ कि अब्दुल्ला सच कह रहा है ना? राजिया की बेसब्री पर नजफ ने उसे संजीदगी से देखकर सबको गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। मेरा मतलब है कि तुम्हारे अलावा किसी और औरत से बात करते नहीं देखा हमने, रोमान तक से नहीं। राजिया के बराबर बैठी मुस्फरा ने उन कड़ी निगाहों पर सफाई पेश की। मुझे लगता है कि वो अबू तुराब ईरानी जासूस है। तुम सबने उसकी हाइट और बिल्ड देखी है ना, नॉर्मल इंसान से 2 गुना ज्यादा। उसके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प हैं। नजफ की सर्द नजरों पर उसने तेजी से कहते हुए जहां सर चटक कर आगे बढ़ते अबू तुराब का चेहरा सर्द किया, वहीं नजफ ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। अबू तुराब दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसे कंबर की बहन को मुश्किल में डालने से पहले सारी बात क्लियर करनी चाहिए। वो मुझसे नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ। उस सारी बात को सुनकर नजफ के 2 टोक लहजे ने उनको ठटका कर एक दूसरे का चेहरा देखने पर मजबूर कर दिया, जबकि बाहर की तरफ खुलते उस कमरे के दरवाजे के हैंडल पर अबू तुराब की गिरफ्त कमजोर हुई। और दूसरी बात, आपको जो भी लगता है अब्दुल्ला तौफीक, वो बराए मेहरबानी अपने तक रखें और अपनी सोच के कीड़े के बहकाने पर किसी बेखबर शख्स पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लें कि आपका काम आग लगाना नहीं, आग बुझाना है। उसके काटदार लहजे ने अब्दुल्ला का चेहरा सुर्ख कर दिया। बाकी सब खिसिया कर तेजी से पीछे हुए। वो दुरे नजफ थी, किसी का लिहाज ना करने वाली। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे कान में लगाए ट्रांसमीटर से किसी से बात करते देखा है, और वो एयरपोर्ट्स नहीं थे। यार, तुम लोगों ने आज तक उस जैसे कद और जिसामत वाला इंसान देखा है? अब्दुल्ला ने तेजी से अपनी सफाई में जो कहा, उसे नजफ ने अंदर से चौंकने के बावजूद चेहरा बेतासुर रखा। उसकी आखिरी बात बेढंगी होने के बावजूद हकीकत पर मबनी थी। जहाँ तक मुझे मालूम है, ना आपका ताल्लुक फौज से है और ना ही पुलिस से, तो फिर किस हैसियत से किसी दूसरे इंसान की जातियात में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी अच्छी हाइट और बिल्ड नहीं तो इसमें किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं है। वो कैसे भूल गए कि उनके सामने नजफ है? अब्दुल्ला ने कीना दोज नजरों से उसे देखा, जो हमेशा इस सख्ती और संजीदगी से उसे झाड़ कर रख देती थी। मैं तो राजिया ने अपने कजन की सिफारिश में कुछ कहना चाहा, मगर नजफ उसे नहीं देख रही थी। और अगर तजस्सुस चैन से बैठने नहीं दे रहा तो पीठ पीछे बातें करने के बजाय ये सवाल सामने जाकर पूछो। दोबारा मैंने आप में से किसी को भी फजूल की बातें करते देखा तो अपने हाथों से आप लोगों की रिपोर्ट साइन करूंगी। आखिरी बात सख्ती से कहकर उसे उन सबको वो तंबीह याद दिलाई जो बस में मीरपुर पहुंचने से कबल की थी। तभी सब भूल कर सीधे हुए। यार, वो तो तफरीह के। राजिया को नजफ का अंदाज सख्त नागवार गुजरा। तभी तनक कर कहना चाहा, हम सब यहाँ तफरीह के लिए नहीं आए, और अब्दुल्ला साहब, जो भी किसी मुल्क की सयाहत करने आता है उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है पहले। राजिया की बात कता करके उसने उन दोनों कजन्स का चेहरा सबके सामने सुर्ख कर दिया। तुम हमारे सीनियर हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ बदतमीजी करो। अब्दुल्ला के गुस्से को कोई भाव नहीं दिया गया। मैंने बदतमीजी करने के बजाय वो बताया है जो टीम लीडर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है। अगर फरागत के बायस गॉसिप करनी है तो मुझे बताओ, मैं सर जाफर को कहकर परसों के बजाय आज आप सबको स्टेशन भिजवा देती हूँ। निहायत सुकून से उसने राजिया और अब्दुल्ला को तिल मिलाने पर मजबूर कर दिया और फिर वापस पलटकर अपने कमरे वाली साइड पर जाने के बजाय सीढ़ियों को जाती राहदारी की जाने पड़ गई। दरवाजे से हटकर खामोश खड़े अबू तुराब का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। सर चटक कर उसको भी नीचे ही जाना था, क्योंकि अभी ही कंबर और वो बाहर से आए थे। अब रेस्ट हाउस के बजाय ढाबे पर खाने का इरादा था। सीढ़ियां तेजी से उतरते हुए उसको आखिरी 2-3 से पहले रुकना पड़ा, क्योंकि रास्ते में नजफ खड़ी थी। उसकी पुश्त अबू तुराब की जानिब थी, जबकि चेहरा सामने खड़े सर जाफर की तरफ। आप अच्छी तरह जानते हैं वो मुझे हर मामले में डिसरिस्पेक्ट करता है।
वो यकीनन उस लड़के के बारे में बात कर रही थी जिसका नाम अब्दुल्ला था। मैं जानता हूँ कि वो आपके साथ आउटस्पोकन हो जाता है और आप पिछले 2 साल से इस बात को फिर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जाफर को इस बात से पूरा इत्तेफाक था। 2 दिन की बात है, फिर कराची जाकर सीधा करते हैं अब्दुल्ला को। सर जाफर की बात पर उसने कुछ सोचकर मजीद बहस नहीं की। मैं जानता हूँ आप हमेशा की तरह समझदारी का सबूत देंगी, क्योंकि स्टेशन में दुर्रे नजफ अशरफ से ज्यादा काबिल, मामला फहम और अपने पेशे से मोहब्बत करने वाला कोई भी नहीं है। जाफर मुश्तबा जब बोला तो उसके लहजे में सताइश थी। वो नजफ से 2 साल सीनियर था, मगर फिर भी नजफ को उसके काम, तजर्बे और ईमानदारी की वजह से बहुत इज्जत और स्पेस देता था। बाकी मर्दों की तरह न चिपकू था न बदतमीज, इसीलिए नजफ भी उसकी दिल से इज्जत करती थी। अबू तुराब की निगाह जाफर के मुस्कुराते चेहरे पर जम गई। वो चमकती आंखों और खूबसूरत नकोश वाला मर्द, जिसे अबू तुराब गज़नफर जाफर मुश्तबा के नाम से जानता था, और दुर्रे नजफ अशरफ पिछले 4 साल से सर जाफर कहकर पुकारती आ रही थी। उसकी आंखें सामने खड़ी लड़की पर जमी थी और उन नजरों में कोई ऐसा जज्बा था कि अबू तुराब को निगाहों का जाविया बदल के बाकी मानदा सीढ़ियां अबूर करके नीचे आना पड़ा। कदमों की आहट पर नजफ ने चौंक कर चेहरा फेरा और फिर उसकी आंखें लरस कर अबू तुराब को बहुत किनारे से खुद को देखे बगैर गुजरते देखने लगी। वो सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ चुका था। अब्दुल्ला अब तंग नहीं करेगा। उसकी नजरों की बढ़ती तवज्जो पर उसकी नजरों के ताक़ुब में देखने के बाद वापस चेहरा फेर कर कहा, जबकि नजफ ने जिस बेतवज्जी से सर हिलाया उसे जाफर मुश्तबा ने बहुत गहराई से देखा। मैं चलती हूँ। नजफ उसकी नजरों से बेखबर तेज कदमों से नीचे आई और कब्ल इसके दरवाजा खोलकर बाहर निकलती साइड से कंबर ने उसे पुकार कर रोक दिया। ये तुम हवा के घोड़े पर सवार कहाँ भाग रही हो? नजफ ने साइड पे उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। उसकी बात पर कंबर ने बगौर उसके खिले हुए चेहरे को देखा। वो 2 दिन से उसको बहुत मुख्तलिफ लग रही थी, बहुत बदली बदली, सबसे गुरेजा। हम लोग हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, चलना है? कंबर की ऑफर पर उसके दिल की कली खिल उठी। अब्दुल्ला लोगों पर आया सारा गुस्सा मादूम हो गया। हाँ, मैं 1 मिनट रूमी को लेकर आती हूँ, मुस्कुरा कर कहते हुए वो भाग कर अंदर गई और पीछे कंबर की मुस्कुराहट ने सिमटने में लम्हा नहीं लगाया जो जीप में सामान रख कर आते अबू तुराब की नजरों से पोशीदा नहीं रह सका। क्या बात है? अबू तुराब के सवाल पर उसने चौंकते हुए देखा। कुछ नहीं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर नजफ और उम्मे रोमान भी साथ चलें? कंबर के सवाल पर एक लम्हे के लिए अबू तुराब गज़नफर के अंदर सकूत छाया और दूसरे ही पल उसने कुछ कहे बगैर नफी में सर हिलाया। ये दोनों काम की वजह से घूमती नहीं है, तो मुझे लगा कि कहना चाहिए। कंबर ने मजीद वजाहत की। कोई बात नहीं कंबर, वो तुम्हारी फैमिली है और मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं। उसके नरम अंदाज पर कंबर के उठे शाने ढीले हुए। थैंक्स यार। कंबर ने उसका शाना थपथपाया। तभी दरवाजा खुलने की आवाज पर कंबर ने सामने देखा, जहाँ से उम्मे रोमान और नजफ आ रही थे। अबू तुराब ने अलबत्ता पलट कर नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। उन दोनों ने बेक वक्त सलाम करके जहाँ कंबर के इत्तेकाज को मांद किया, वहीं अबू तुराब का चेहरा बेतासुर रहा। अलबत्ता सलाम का जवाब इतनी आहिस्तगी से जरूर दिया गया कि सिर्फ आवाज खुद तक ही गई। मुझे लग रहा है बारिश हो जाएगी। रोमान ने चेहरा उठाए आसमान की तरफ देखते हुए अपनी राय दी, जबकि कंबर ने भी चेहरा उठाया। हम कुछ देर तक आ जाएंगे वापस। उसके चेहरे पर छाए तफक्कुर को देखकर कंबर ने सादगी से कहा, जाना कहाँ है? नजफ ने एक नजर खामोश अबू तुराब को देखकर सवाल किया। मंगला डैम चले अबू तुराब? कंबर ने जगह बताकर अबू तुराब को देखा, जो इस बात में सर हिलाकर आगे बढ़ने लगा। कंबर भी बढ़ता, मगर नजफ ने उसको बाजू से पकड़कर रोक लिया। हम जाएंगे कैसे? मंगला डैम यहाँ से दूर है। अबू तुराब तक उसकी दबी दबी आवाज पहुंची जरूर, मगर रुके बगैर पीछे आते कदमों की आहट पर चलता रहा। अबू तुराब के साथ जीप पर? कंबर के इत्मीनान पर नजफ और रोमान ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। तुम अपनी जीप लेकर नहीं आए? नजफ ने दांत खिचखिचा कर उसे देखा। जाने का सारा जोश मान पड़ गया। अब ऐसे मुंह उठाकर कंबर के दोस्त के साथ जबरदस्ती जाते कितना अजीब लगता। मेरा लाइसेंस जब्त हो चुका है, कंबर ने मगर दबी आवाज में नहीं कहा। रोमान ने चौंकते हुए उसे देखा, जो नजफ का कंधा थपथपाकर तेज कदमों से अबू तुराब के बराबर हो लिया था। क्या करें? कुछ सोचती नजफ ने रोमान के सवालिया चेहरे को देखा। रूमी यार, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे हमारा भी सवार हो जाना। नजफ के लहजे की झिझक को रोमान ने बखूबी महसूस किया और फिर सर हिलाया। मना कर दो कंबर को, हमें वैसे भी नीचे गांव में जाना है। रोमान की याद दहानी पर नजफ ने कुछ सोचा और फिर रुक गई। कंबर? उसकी पुकार पर जीप के पास कंबर और अबू तुराब दोनों रुक गए। अबू तुराब तो जीप की वजह से रुका था। कंबर ने पलटकर नजफ को देखा। हमें सर जाफर के साथ फर्स्ट एड के लिए नीचे गांव जाना है।
اس کی بات پر جیب کا دروازہ کھلتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما، اسے چہرہ اٹھایا تو نگاہیں اپنی جانب دیکھتی سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ نجف نے اسے دروازے کو کھلا چھوڑ کر رکتی سانس کے ساتھ کمبر کے برابر آ کھڑے ہوتے دیکھا۔ اگر جانا ضروری ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ اس کی ہموار آواز کے ٹھہراؤ نے در نجف کی نئی طرح سے دھڑک اٹھتے دل کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ ہاں، پھر ہم چلتے ہیں۔ ایک ہلکی سی نگاہ اس سے 2 قدم پیچھے کھڑی رومان پہ ڈالتے کمبر نے اپنا لہجہ سرسری رکھا۔ نجف کو صرف یہ سنائی دیا کہ وہ اسے جانے کا کہہ رہا تھا۔ صحیح ہے، بامشکل اپنی نظریں کھینچ کر کمبر تک لائی۔ وہ رات جب در نجف ابو تراب کو چائے دینے گئی تھی اب اس کے اندر سانس لے رہی تھی۔ ابو تراب نے خاموش نظروں سے ان دونوں دوستوں کو پلٹ کر تیز قدموں سے واپس اندر ریسٹ روم میں جاتے دیکھ کر چہرہ گھما کر کمبر کو دیکھا جو ریسٹ ہاؤس کا بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں انکمفرٹیبل لگ رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر ابو تراب کو وضاحت کرنی پڑی۔ جانتا ہوں، مگر وہ پھر بھی آنکھوں میں ڈھیروں اداسی لیے وہیں دیکھتا رہا تو ابو تراب غضنفر کو تشویش ہوئی۔ چلنا نہیں؟ اس کے سوال پر کمبر یوں چونکا جیسے انسان نیند سے بیدار کیا جائے۔ اس کے پاس 2 دن رہے تھے اور پھر ایک بہت ذاتی سا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ابو تراب کے پوچھے جانے پر کمبر ریسٹ ہاؤس کے بند دروازے کو بھول کر ابو تراب کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ ابو تراب پہلی بار اس سے پرسنل سوال پوچھنے لگا تھا۔ بلے بھائی بلے، تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت، ڈائریکٹ سوال کرو۔ کمبر کی خوش دلی سے کہنے پر وہ پھر سے چہرہ جھکا کر مسکرا دیا۔ تم پسند کرتے ہو نا؟ کمبر نے اندر تک چونک کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی۔ تم رومان کو پسند کرتے ہو؟ اب کے سوال نہیں تھا، تبھی کمبر علی کا چہرہ پھیکا پڑا جو ابو تراب کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ یہ راز تو میں نے اپنے دل سے بھی چھپایا ہوا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کی آواز بتدریج آہستہ ہوتی گئی۔ ابو تراب نے بغور اس کے جھکتے چہرے کو دیکھا۔ تمہاری نظر سے، ابو تراب نے مدھم سا مسکرا کر کہا۔ سامنے کھڑے شخص سے اس کا کچھ انکہا سا تعلق بن گیا تھا۔ وہ جو کسی کو دوست نہیں رکھتا تھا اس بار خود کو روک نہیں سکا۔ گو کہ زیادہ عمل دخل کمبر کا تھا، مگر پھر بھی اس نے ہمیشہ والی مزاحمت نہیں کی، فاصلہ نہیں اختیار کیا۔ کیسی نظر؟ کمبر کے معصومانہ سوال پر ابو تراب نے مسکراہٹ دبائی۔ تم مختلف نظر سے دیکھتے ہو۔ ابو تراب کی وضاحت پر اس نے سر کی پشت پر ہاتھ رکھ کر چہرہ پھیرا۔ جیسی نظر سے نجف تمہیں دیکھتی ہے۔ کمبر کی برجستہ بات پر ابو تراب کی مسکراہٹ نے معدوم ہونے میں لمحہ نہیں لگایا۔ خاموشی پر کمبر نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا جو سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی لیے کمبر کو دیکھ رہا تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کو یوں ہی سنجیدگی سے دیکھتے پا کر کمبر کو اندازہ ہوا کہ کیا بکواس کرتی ہے۔ اگر جو نجف کو معلوم ہوا وہ اسے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ تمہیں اپنی بہن کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ابو تراب کی نرم ٹوک پر کمبر کے چہرے کا پہلا سا تاثر غائب ہوا۔ I'm sorry، میرا وہ مطلب نہیں تھا کہ نجف۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ ابو تراب نے چہرہ جھکا کر پاؤں میں آتے پتھر کو سائڈ پہ کیا تھا۔ میرا صرف مطلب تھا کہ میرے بعد اگر نجف نے کسی کی دل سے عزت کی ہے اور کسی کو نرمی سے دیکھتی ہے تو وہ تم ہو۔ کمبر کی اگلی بات نے ابو تراب غضنفر کو اندر تک مضطرب کر دیا۔ نجف نے سن لیا تو میرا قتل کر دے گی۔ کمبر نے کہتے ہوئے بوکھلا کر یوں پیچھے دیکھا جیسے نجف کے آ جانے کا ڈر ہو، جبکہ ابو تراب اس کے سامنے سے ہٹ کر خاموش قدموں سے جیپ کی طرف آیا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ ابو تراب کی مدھم آواز میں کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اگر نجف یہاں ہوتی بھی تو مایوس ہو جاتی۔ کمبر کو تصدیق کے لیے پلٹ کر دروازے کی جانب نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کچھ کہے بغیر سر اسبات میں ہلا کے کمبر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے کسی خیال میں گم گہری سوچ میں لوہے کی کرسی پر بیٹھ کے دور نیلے افق کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں حیدر کرار تھا تو دل میں کوئی نیا کروٹ لیتا احساس جو ابو تراب غضنفر کے نام سے منسوب طے پا رہا تھا۔ تبھی کھٹکے کی آواز پر کچھ چونکتے ہوئے گردن ترچھی کی۔ یہ 2 لوہے کی کرسیاں تھیں جن کی پشت ایک ساتھ جڑی تھی اور ان پر اگر کوئی الگ الگ بیٹھے تو دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے مخالف اور پشت ایک دوسرے کی طرف ہو۔ وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی جو آنکھوں کے ساتھ لینس لگائے بیٹھا دور گھنے درخت کی تصاویر لے رہا تھا اور اتنا مگن تھا کہ کسی کی بھی موجودگی سے غافل تھا۔ یہ لمحہ در نجف کے لیے احتساب کا لمحہ تھا۔ کل کمبر اور اسے جاتے دیکھنے کے بعد وہ لوگ کیمپ میں جانے کے بجائے سر جعفر کے ساتھ چلے گئے تھے اور رات دیر تک واپس آئے تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر اب وہ یہاں کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ نظروں کا ارتکاز تھا یا کچھ اور؟ کیمرہ سیاہ آنکھوں سے دور کرتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا۔ نجف خاموشی سے اس کو سنبھل کے بیٹھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے نجف کی سمت چہرہ کیا۔
स्याह आंखें थोड़े फासले पर मगर मुख्तलिफ सिमत मौजूद उठी सुनहरी आंखों से टकराई और गोया कशफुल महजूब हो गया। कोई बर्क सी निकली उन स्याह नगीनों की मानंद चमकती आंखों से कि दुरे नजफ के दिल का आईना उस लिपट पर किच्ची किच्ची हो गया। वो मोहब्बत की तजल्ली थी जिसके बायस दूर जलकर राख और दिल टूट कर रेजा रेजा हो जाते हैं ताकि नए सिरे से उनकी तामीर उठाई जा सके। ऐसी तामीर जिसमें गरूरे नफ्स ना हो, हसद, जलन और कालक ना हो। उन सुनहरी आंखों की लरजती पुतलियों में देखती स्याह आंखों के बिल्कुल नजदीक मौजूद हमें उन आंखों की सरजमीन को नमनाक होते देखकर सिमटी। दरमियान में दो लकीरें वाज़ेह हुई। दुरे नजफ ने उस मर्द को एक बार फिर नजरें फेर लेते देखा। वो एक लम्हे से ज्यादा उस पर निगाह नहीं जमाता था, उसकी आंखों में नहीं देखता था। संभल कर अबू तुराब कदरे साइड पर हुआ, अपना कैमरा हाथ में उठाए उसे यहाँ से उठना था। उसके पीछे बैठी औरत उसे गैर आरामदेह करने लगी थी। बैठे रहें, मैं चली जाती हूँ। उसे वो कुछ देर पहले इतने इत्मीनान से बैठी देख ना चुकी होती तो कभी ना यहाँ से जाने का कहती कि कदम जंजीर पा थे। चौंक जाते अबू तुराब ने उसे अपना सेल फोन उठाते देखा। चंद पर वो किसी गहरी मुश्किल में गिरफ्तार रहा। अजीब सा तजब्जुब जिसे नाम देना नामुमकिन था। और फिर आप बैठी रहें प्लीज, मैं बस कुछ तस्वीर। शर्मसार लहजे की नदामत पर सेल फोन उठा चुके हाथ साकित हुए। नजफ ने उसे हर बार की तरह बेआराम होते वाजे महसूस किया और फिर अबू तुराब ने चेहरा मुकम्मल फेर लिया। वो अब उसे देखना भी चाहती तो नहीं देख सकती थी। आहिस्तगी से वापस बैठ गई कि कल चले जाने का कहने वाले ने आज जाने से मना कर दिया था। चंद पल गुजरे और फिर गुजरते चले गए। उन दो नफूस के दरमियान गहरी तबीज खामोशी छाई रही, ऐसी खामोशी जो कलाम करती है मगर दुरे नजफ अशरफ अभी खामोशी की उस ज़बान से ना वाकिफ है। आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक और सवाल। उसने लफ्जों का सहारा लेते उस शख्स की खामोशी में खलल डाल दिया। उसको खामोशी के कलाम से वाकफियत हासिल थी। पूछे? वो जानता था उसे इनकार कर देना चाहिए मगर जब कोई पूछे तो इनकार नहीं कर सकता था। मोहब्बत क्या सिर्फ एक ही बार होने वाला जज्बा है? उसका सवाल उलझन के कोहरे में लिपटा हुआ था। स्याह आंखों की चमक में खम आया। ऐसा आपसे किसने कहा? उस एक पल के खम को झटक कर उसने यूं ही बेनियाज नरमी से पूछा जो उसका हादसा थी। बहुत बार सुना है कि मोहब्बत एक बार होती है, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं लोग। ये कहते हुए अब नजफ बिल्कुल सामने सीध में देख रही थी। वो दोनों बहुत दूर से देखने पर मुखालिफ सिमतों में बैठे यूं चेहरा उठाकर सामने अलग अलग मंजरों को देखते अनजान मुसाफिर लगते थे। आपके यहाँ गलत कहते हैं। पुरसुकून तरदीद में कोई वजाहत नहीं थी। क्या मतलब? उसने चेहरा फेर कर उसे देखना चाहा मगर नहीं, उसकी नजरों से गैर आरामदेह होता था। मैं एक मुसाफिर हूँ जो तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुका है मगर मैंने आज तक ये बात बरे सगीर पाको हिंद के अलावा कहीं नहीं सुनी। उसकी अजीब बात में सबसे अजीब बरे सगीर पाको हिंद था। नजफ की धड़कन क्यों न ठहरे? मैं जानती हूँ आपकी भी ठहर गई है और अगर नहीं भी ठहरी तो ठहरा लें कि यहाँ मौजू मोहब्बत का चल पड़ा है। बरे सगीर पाको हिंद, वो धीरे से बुड़बुड़ाई, यहाँ ये बीमारी आम लगती है। उसके अंदाज पर नजफ ने हल्का सा चेहरा घुमाया। वो ऐन सीध में देख रहा था और अब तस्वीर नहीं बना रहा था। बीमारी? सारा फुसूम भग से उड़ा। उसकी पाक सरजमी पर पलने वाली मोहब्बत को बीमारी जो कहा गया था। मोहब्बत जैसा जज्बा जो लातादाद और लाफानी है उसको ये लोग एक बार का कह के कैद कर देते हैं। ऐसा नहीं है और जो ऐसा कहता है अंदर से बीमार है। ऐसा समझने वाला मुआशरा बीमार है। उसकी निराली मंतक बड़ी जोर आवर थी। यानी मोहब्बत दोबारा हो सकती है? उसके धक रह जाते दिल की हैरत का कोई अंत नहीं था। मोहब्बत बार बार होने वाला अमल है। नजफ ने तहीर से उसको देखा जब भी सामने देख रहा था। ये तो फिर मोहब्बत ना हुई? ये सवाल करते हुए उसने खुद से अंदर तक नजरें चुराई। यही तो मोहब्बत है। ये जज्बा जब एक जगह से भर जाता है, उगता या फिर मायूस हो जाता है तो दूसरी तरफ रुख कर लेता है जहाँ से एहतराम, खुलूस और इज्जत मिलती है। ये कोई बुरी बात नहीं क्योंकि यही मोहब्बत का तकाजा है। इसी तरह जिंदगी गुजारने की सहूलत हासिल होती है। नजफ आंखें फाड़ कर उसकी तफसील सुनने लगी। वो कितनी अजीब बात कह रहा था और अबू तुराब को उसकी हैरत का अंदाजा था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। नजफ की आवाज आहिस्तगी में डूब गई। होना चाहिए। उसके इसरार में कुछ था कि नजफ अंदर हैरत भूलकर चौंक गए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नजफ के सवाल में कुछ ऐसा था कि अबू तुराब गज़नफर को खफीफ सी शर्मिंदगी ने आ घेरा। क्या जरूरत थी उसे अपनी राय देने की? आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ के लोग मोहब्बत जैसे जज्बे का बार बार होना तस्लीम करते हैं।
اس کی पजीराई करते हैं, तभी लोगों को उन गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर मंतकी रिश्तों से निजात मिलती है। ये कुदरत का कानून है कि जहाँ हर चीज का एक बार होना तय है, वहीं इस जज्बे का बार बार होना। यही बात इतने जमाने गुजर जाने के बावजूद मोहब्बत को देर पा बनाए हुए है। वो अब बहुत मुस्तहकम अंदाज में उसे जैसे समझाना चाह रहा था, मकसद कुछ और था और दुर्रे नजफ के लिए कोई और। यानी ये नामुमकिन बात नहीं, लोग इतना बुरा क्यों मनाते हैं फिर? उसकी हैरत को कोई सिरा नहीं मिल रहा था। अगर एक जगह से मायूस होके किसी को दोबारा नहीं होती तो ये नामुमकिन बल्कि फितरत के बरखिलाफ है, क्योंकि फिर इंसान को खुद से मोहब्बत नहीं। जैसे अल्लाह वाहिद है मगर तमाम लोगों से मोहब्बत रखता है, हम एक अल्लाह से मोहब्बत भी रखते हैं, 5 अहले बैत अलैहिस्सलाम से और 12 इमामों से भी। अल्लाह के सारे अंबिया अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी करते हैं मगर उलझन का शिकार नहीं होते। हाँ, इस मोहब्बत के करने में तफरीक है। उसने गुफ्तगू समेटते हुए भी दुर्रे नजफ जैसी उलझी लड़की की उलझन सुलझानी चाहिए, जो उससे इतने सवाल करती थी कि वो तंग हो जाए। मगर अबू तुराब गजनफर तंग नहीं होता था। वो तंग क्यों नहीं होता था? इंसान जब एक मोहब्बत से दस्तबरदार होता है तो दूसरी मोहब्बत करना बुरा नहीं, बल्कि यही असल है हमारा। इंसान बार बार नए एहसास से गुजरता है, जज्बा पहला सा है मगर उसकी शिद्दत, उसका करीना बदलता रहता है। वरना एक इंसान के जाने के बाद तो जिंदगी जमूत का शिकार हो जाए। और आप पढ़ी लिखी हैं, जानती हैं कि आगे बढ़ते रहना ही निजाम हयात है और ठहर जाना मौत। वो अपना कैमरा उठाए उठ रहा था और नजफ उसको सांस रोके देखती रही। वो उसे अपने से मायूस क्यों नहीं कर देता? वो उसे सांस रोक कर क्यों देखती थी? कैसे करीने और शिद्दत बदलती है? क्या आप मुझे और कोई मिसाल देंगे? अब की बार ठटकने की बारी अबू तुराब की थी। उसने पलटकर नजफ को देखा, जो चेहरा उठाए उसे देख रही थी, मगर उसके चेहरे की यासियत वो इतनी थी कि अबू तुराब नफी नहीं कर सका। कितनी अजीब बात है कि दोनों में सवालों जवाब का सिलसिला कितना तवील और जामे होता था, और इसके अलावा आमना सामना होने पर दोनों एक दूसरे से गुरेज करने लगते थे। ये मैंने आपको इतनी सारी मिसालें ही दी हैं। वो कहना यही चाहता था, कह देता अगर जो उसका नाम अबू तुराब ना होता। अल्लाह पाक 1,24,000 नबियों से मोहब्बत करते हैं, मगर सबसे ज्यादा महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सारी मखलूक अफजल है मगर अशरफुल मखलूकात इंसान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज सारी हैं, मगर जो मोहब्बत सईदा खदीजा सलामुल्लाह से की वो बाद में करने के बावजूद नहीं कर सके। मौला अली अलैहि सलाम को जो सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से थी बाकी ज़ौजा से की, मगर वैसी नहीं कर सके। मोहब्बत जिंदगी को सहल और गुजारने लायक बनाने के लिए बार बार होती है, मगर उसमें कमी बेशी वक्त के साथ आती रहती है। मगर ये तासुर इंतहाई नाजेबा है कि मोहब्बत एक बार होती है। इतना तवील कहने के बावजूद वो बहुत ठहर ठहर कर कहता था। उसको गुफ्तगू के आदाब मालूम थे। जहाँ से भी एहतराम मिलता है इंसान को वहाँ से मोहब्बत हो जाती है। जज्बे जाया नहीं होते, मरते नहीं हैं, बस अपना तय्युन बदल लेते हैं, बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि इंसान को मौत आ लेती है। दुर्रे नजफ आंखों में ढेरों बेनाम जज्बे लिए उसको बगैर पलटे वहां से उसी खामोशी से जाते देखने लगी जिस खामोशी से वो आया था। जाने वाले की नरम बोल का असर गहरा और देरपा होने वाला था। इसका अंदाजा दुर्रे नजफ अशरफ के ठहर ठहर कर धड़कते दिल को बखूबी था। सबसे पहले वो सिखाता है मोहब्बत की जुबान। आप दुनिया में भले जो भी धर्म रखते हो। ये अब्दुल्ला लोग क्या बकवास कर रहे हैं दुर्रे, और तुम क्यों लड़ी हो उन सबसे? रोमान की बात पर टेबल पर रखी फाइल के सफ़े पलटती नजफ ने उसको हैरानगी से देखा। तुमसे किसने कहा कि मैं लड़ी हूँ? उसका हैरान सवाल कदरे ऊंचा था, तभी बराबर से गुजरता कंबर तेजी से उस तक आया। तुम किसी से लड़ी हो? कंबर के अचानक से धावा बोलने पर उन दोनों ने बौखला कर साइड पे देखा। नजफ की निगाह अबू तुराब तक गई, जो चंद कदम दूर खड़े होने के बजाय साइड कुर्सी पर बैठ गया था। आज वो दोनों दोस्तें सबके इधर उधर घूमने जाने पर हमेशा की तरह स्ट्रीट फूड हंट पर निकली हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नजफ ने तप कर उसको देखा। इसके गले में लाउड स्पीकर फिट था और यकीनन उसकी आवाज अबू तुराब तक भी गई होगी। वो इतना दूर तो नहीं बैठा था। तुम बताओ किससे लड़ाई हुई? अबू तुराब, यार इधर आ जाओ, यहीं से खाना ऑर्डर कर लेंगे। नजफ से पूछकर उसने अपनी जानिब अबू तुराब को बुलाया और नजफ की हैरत की इंतहा न रही जब उसको खामोशी और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी जगह से उठकर उस टेबल तक आते देखा जहाँ नजफ और रोमान बैठी थी और अब कंबर भी बैठ चुका था। यहाँ बैठो। कंबर ने नजफ की बराबर वाली कुर्सी उसके लिए घसीटी, जिसे कदरे दूर करके बैठते हुए उसने नजफ को अब के हैरान नहीं किया। कंबर भी तो उम्मे रोमान से फासला रखकर कुर्सी खींचे बैठा था। वो चारों एक दूसरे के बराबर मगर फासले पर थे। तुम जानते हो ये अब्दुल्ला लोगों से लड़ी है। कंबर ने अबू तुराब की जानिब देखते हुए जो कहा, इस पर जहाँ अबू तुराब ठटक गया वहीं नजफ ने खफकी से उसे घूरा।
शर फैलाने से पहले पूरी बात सुन लेते हैं। रूमी मुझसे पूछ रही थी, अभी तस्दीक नहीं हुई क्योंकि तुम कूद पड़े थे। नजफ के झुंझलाए लहजे पर अबू तुराब ने नजरें सामने पड़े कांच के पानी वाले जग पर ही मरकूज रखी। तो फिर क्या नहीं हुई? कंबर ने रोमान को देखा, जिसे नजरें तेजी से फेर कर लाइल्मी से शाने हिला दिए। कोई लड़ाई नहीं हुई, राई को पहाड़ बनाकर रख दिया है। नजफ की बेपरवाही से कहने पर अबू तुराब ने एक बेख्तियार नजर उस पर डाली जो कंबर को देख रही थी। शुक्र है वो उसके बराबर थी, सामने नहीं, वरना उसकी नजरें। अबू तुराब ने बेसाख्ता अपनी बेख्तियारी को मलामत करके निगाह वापस मोड़ ली। मैं उन सब की सीनियर हूँ। सर जाफर ने उन सबको दायरे में रखने की जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, तो बस डांट खा ली और मुंह बन गए। इसका अंदाज ऐसा था कि कंबर के चेहरे को मुस्कुराहट ने छू लिया, जिसे उम्मे रोमान ने देखने की गलती नहीं की। किस बात पे डांट दिया जो इतने तपे हुए हैं? रोमान के सवाल पर नजफ ने उसको घूर कर देखा, मगर कंबर की मौजूदगी में उसे कहाँ कोई बात समझ आ सकती थी। ख्वामख्वाह उन मामलात में टांग अड़ा रहे थे जिसका कुछ इल्म नहीं। नजफ को नए सिरे से तप चढ़ने लगी। पता नहीं लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। उसकी आवाज बतदरीज तेज होने पर अबू तुराब ने बेआरामी से चेहरा मुखालिफ सिमत फेर लिया। तुम्हें भी ये ऑल फॉल बकवास करते नजर आ जाए तो मुझे बताना, ऐसी तबीयत दुरुस्त करूंगी कि सारा खन्नास नाक के रास्ते बाहर निकल आएगा। और वो नजफ ही क्या जो गुस्से के वक्त बोलने से पहले कुछ सोच ले। फेर रखे चेहरे वाले शख्स की स्याह आंखों में तहीर बेदार हुआ। अच्छा, इतना गुस्सा ना करो। रोमान नताइज जानती थी, तभी ठंडा करना चाहा। ये बदतमीज अब्दुल्ला ना किसी दिन मेरे हाथों से जाया हो जाएगा। वो अब अब्दुल्ला के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के तनाजुर में जल भुन रही थी। उसकी इतनी जुर्रत कि अबू तुराब गजनफर के बारे में बात करे। सारा सोया हुआ गुस्सा अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ। दफा करो परे। रोमान के कहे जाने को भाव नहीं दिया गया। यार ये ना, इससे कबल वो तेजी से मजीद कुछ कहती, अबू तुराब ने उसके सामने पानी का गिलास रखते हुए उसे साकिन कर दिया। नजफ की निगाह गिलास को थामे हाथ की अंगूठी तक गई और कबल उसके वहीं थम जाती, अबू तुराब ने अपना हाथ पीछे कर लिया। नजफ ने अपनी बात भूलकर एक ट्रांस में पानी का गिलास थाम कर होंठों से लगा लिया। उसको यूं झाग की तरह बैठते देखकर कंबर और रोमान ने चौंकते हुए चेहरा फेर के एक दूसरे को देखा। वो जिसे जलाल आ जाए तो टाले नहीं टलता। वो पुरसुकून लहरों में तब्दील हुई भी तो किसके सबब? उन दोनों की हैरत से बेनियाज नजफ पानी पी रही थी और अबू तुराब चेहरा फेरे सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगा। आपसे एक बात पूछूं? ग्लास टेबल पर रखती नजफ के सवाल ने जहां अबू तुराब को चौकन्ना किया, वहीं कंबर की हंसी बेसाख्ता थी। तुम्हें वैसे तो सवाल करना नहीं पसंद, पर सारे सवाल अबू तुराब को देखकर याद आते हैं तुम्हें। उसके घिरकने पर अबू तुराब ने कंबर को देखा जो मुस्कुरा रहा था। नजफ ने तिल मिलाकर उसे देखा। जब मिस्टर तुराब का मसला नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उससे चिढ़ाया और दुरे नजफ हमेशा की तरह चिढ़ गई। मेरे दोस्त से तो पूछ लो, जवाब देना भी चाहता है या नहीं। रोमान की खामोशी पर उसने मजीद नजफ को छेड़ दिया। आप मेरे सवाल पूछने से तंग होते हैं? नजफ फराह रास्त उसकी जानिब पलटी जो बेपरवाह था। अबू तुराब ने उस चेहरे को देखे बिना नफी में सर हिलाया। तो यानी पूछ सकती हूँ? उसके पुरिश्तियाक सवाल पर अबू तुराब हनूस खामोश रहा। बस मिल गया तुम्हें चैन? नजफ ने एक अदा से सुनहरी बालों को झटका दिया। हमने अबू तुराब का जवाब नहीं सुना। कंबर ने उसे उकसाना चाहा, मगर मैंने सुन लिया है। नजफ के तमानियत से दिए जाने वाले जवाब में कोई ऐसी मुख्फी बात थी कि अबू तुराब को गजनफर को मुकम्मल रुख उसकी जानिब करके देखना पड़ा, मगर उस चेहरे की ताबनाक मुस्कुराहट ने अबू तुराब गजनफर को झंझोड़ दिया। वो बेखबर औरत थी, उसे आग ही नहीं मुयस्सर थी। कलाम करती खामोशी की जुबान से नाबल्द, बस उसे मतवज्जा करने पर आमादा। कुछ देर में ही वेटर खाना ले आया। उसको खामोशी से खाना खाते देखकर कंबर ने एक तिरछी नजर अपने बराबर बैठी रोमान पर डाली, जो न जाने किस ख्याल में महव थी। रोस्ट चिकन की प्लेट उसके सामने रखते कंबर ने उसे चौंका दिया। उसने एक नजर प्लेट को देखकर दूसरी नजर बराबर बैठे कंबर पर डाली, जो उसकी नजरों से बेखबर खाने की जानिब मुतवज्जह था। सर चटक के वो भी खाना खाने लगी। नजफ को तो वैसे भी खाने के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। खाने के बाद बिल के लिए अबू तुराब और कंबर को एक दूसरे से उलझता देखकर नजफ और रोमान ने एक दूसरे को देखा। हमें बिल पे करना चाहिए। रोमान की सरगोशी पर नजफ ने उसको कोहनी मारकर चुप करवा दिया। कंबर के माँ बाप दोनों सलामत हैं। हम दोनों खाते पीते घराने की सही, अगर हमारे माँ बाप नहीं हैं, हमें अपना पैसा सोच सोच कर खर्च करना चाहिए। नजफ की लंबी सरगोशी पर रोमान ने घूर कर उसे देखा, जो काउंटर के सामने खड़े अबू तुराब और कंबर को देख रही थी। दुखी बात आम से अंदाज में हुई, मगर अबू तुराब भाई की भी पेरेंट्स नहीं है। ये बात उनको कंबर बता चुका था उसी दिन के बाद जब अबू तुराब ने उसको मिट्टी के बर्तनों से बचाया था। हाँ, मगर मिस्टर तुराब को देखकर शाहाना बादशाहत की वाइब आती है। मुझे यकीन है कि इनके वालिदैन खजाना छोड़ के गए होंगे पीछे। नजफ की वसूख पर रोमान ने तासुफ से नफी में सर हिलाया। दुखी न दीदी,
सीधी तरह कहो हमने पैसे नहीं देने, बस मुफ्त का खाएंगे। रोमान के दांत किचकिचाने पर नजफ ने उसको मुस्कुराती नजरों से देखा। तुमने मेरी गैरत को चैलेंज किया है, सब्र करो तुम। कलाई पर बांध रखी पोनी की मदद से खुले बाल जकड़ कर बांधते हुए वो तेजी से उन बहस करते मर्दों की जानिब बढ़ी, जिनमें से एक का लहजा धीमा तो दूसरे का कदरे ऊंचा था। रोमान बौखला कर तेजी से उस तक आई। आप दोनों से फैसला नहीं हो रहा अभी तक? नजफ की संजीदा पुकार पर उन दोनों ने बेवकूफ चेहरा फेर कर उसे देखा। उसके बाल अब लापरवाही से खुलकर शाने पर नहीं बिखरे हुए थे। लाएं, इधर दे मुझे। उन दोनों के हाथों की गिरफ्त से बिल का कार्ड खींचा गया। एक नजर हिसाब पर डालते हुए उसने कंबर को तो ना सही मगर अबू तुराब को जरूर वर्तए हैरत में धकेल दिया। ये औरत उसकी समझ से बाहर का मामला थी। आप दोनों 3000 निकालें जल्दी से। उसने सिर्फ कहने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि दाईं हथेली भी दोनों के सामने की। काउंटर वाले को लगा उसकी हालत पर रहम खाया जाने लगा है, तभी तेजी से आगे हुआ, जबकि कंबर और अबू तुराब ने बेसाख्ता बगैर किसी मज़ाहमत के अपने अपने वॉलेट से 3000 निकालकर नजफ की खुली हथेली पर रखे। रोमान ने आगे आकर उसे देखा जो 6000 रुपए उस बिल में डालकर लड़के को पकड़ा रही थी। कंबर और अबू तुराब की निगाह उसी बेवक्ती से एक दूसरे तक गई। मसला हल, आप दोनों ने बिल दे दिया, बस हाथ झाड़ना बाकी रह गया था। रोमान का जी चाहा अपना सर पीट ले, और इस सारे में पहली बार, बहुत पहली बार दुर्रे नजफ अशरफ ने अबू तुराब और ज़नफर की स्याह आंखों में मुस्कुराहट को तरते देखा। वो होंठों से नहीं मुस्कुरा रहा था, चेहरा बिल्कुल बेतासुर था, मगर आंखें, रब्बे काबा की कसम, अबू तुराब की आंखें मुस्कुरा रही थीं। दुर्रे नजफ का दिल इस कदर कुव्वत से धड़का कि समातों के पर्दे फट जाएं, दिल दहल जाएं। कायनात तगय्युर का शिकार हो रही थी या दिल की असरे नौ तामीर उठाई जा रही थी, हम कुछ नहीं जानते। आज किसी चेहरा शादाब को देखा कि हमें ताकि निसिया में जो गुल रखे थे वो याद आए। चलो अब आगे, बदतमीज औरत। अबू तुराब और कंबर उसके सामने से हटकर बाहर जा रहे थे, तभी उसको वहीं जमा देखकर रोमान ने उसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारकर चौंका दिया। उसका चौंक उठना इतना गैर फितरी था कि रोमान ने ना समझी से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ? उसका बाजू थामते हुए रोमान का लहजा मदन हो गया। तुम दोनों ने चलना नहीं? कंबर ने उनकी गैर मौजूदगी पर पलट के कहा। हम आ रहे हैं। गुमसुम नजफ को बाजू से पकड़कर अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हुए उसने तेजी से कहा कि कहीं कंबर वापस पलट ना आए। और अबू तुराब, खैर वो तो हस्बे रवायत देखेगा भी नहीं। वो जब भी कंबर और रोमान के साथ होती थी तो अक्सर उन दोनों खुद से गुरेजा लोगों को छोड़कर साइड पे हो जाती थी ताकि कोई तो कुछ कहे, मगर मजाल है जो कभी अपनी कोशिश में वो कामयाब हुई हो। उन दोनों ने कसम खा रखी थी उसका खून जलाने में, तभी दोनों में से कोई एक भी अपने मुंह का दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। हम उधर चलते हैं। नजफ की सरगोशी पर अबू तुराब ने नासमझी से उसके हाथ के इशारे पर मुखालिफ सिम देखा और फिर पलट के कंबर को, जिसके कदमों की रफ्तार आहिस्ता होने के बायस पीछे चलती रोमान के हम कदम हो गए थे। जी? नजफ के दोबारा से कहे जाने पर अबू तुराब ने करंट खा कर उसे देखा। अरे मैं आपको खा नहीं जाऊंगी, वहाँ आबशार है, आप तस्वीर ले लेना। नजफ की बेपरवाही देखने से ताल्लुक रखती थी। अबू तुराब की पेशानी पर शिकनों का जाल बनते देखकर नजफ ने पलटकर कंबर को देखा। मैं मिस्टर तुराब को करीबी आबशार दिखाने जा रही हूँ, तुम ना रूमी को वापस रेस्ट हाउस छोड़ आओ, उसे रिपोर्ट देनी है सर अम्मार को। नजफ की बात पर कंबर ने एक नजर संजीदा खड़े अबू तुराब को देखा और फिर उसका सर खुद ब खुद इस बात में हिल गया। कंबर। अबू तुराब की तंबीही नरम पुकार पर कंबर ने माजरत ख्वाहाना नजरों से उसे देखा। यार, ये अच्छी फायर फाइटर होने के साथ अच्छी टूर गाइड भी है। कंबर की दलील पर अबू तुराब पेशानी मसलकर तेज कदमों से उस राह से अक्सर मुख्तलिफ पलट कर चल पड़ा था। नजफ के चेहरे पर साया लहराया, मगर चेहरा दूसरी जानिब होने की वजह से कंबर और रोमान से उसके चेहरे की उड़ी रंगत मुख्फी रही। तुम भी साथ चलो। रोमान की आहिस्ता पुकार पर कंबर ने चेहरा फेर कर उसे देखा, जो उसके देखते ही घबरा कर नजरें फेर गई। मैं आती हूँ, जरा इन साहब को सीधा करके। नजफ की झुंझुलाहट पर कबल इसके वो दोनों कुछ समझते, वो तेज कदमों से अबू तुराब के पीछे आई और फिर उसके बराबर चलने लगी। वैसे आबशार इसी तरफ है। उसके मुतमईन मालूमात पर अबू तुराब के बेतासुर अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई, अलबत्ता संजीदगी में इजाफा जरूर हुआ। मुझे मालूम था आप मुझसे मुखालिफ सिमट जाएंगे, तभी दूसरी तरफ इशारा किया। उसके लहजे में यकदम शरारत सिमट आई, मगर अबू तुराब खामोशी से रास्ते पर निगाह टिकाए आगे बढ़ता जा रहा था। मजाल है जो ये शख्स उसके सवालों के जवाब के अलावा उससे नॉर्मल बात कर ले। वैसे मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगी जो आप मुझसे इतना डरते हैं। वो नहीं ठहरता अगर जो बात कुछ ऐसी ना कही जाती। एक्सक्यूज मी।
उसे जैसे इस जुमले की उम्मीद नहीं थी। तभी उसको देखा, मगर निगाह उन सुनहरी आंखों में जाने से कभी ही रोक ली गई। आप मुझसे डरते हैं? आपके नजफ ने बराह रास्त सवाल करके अबू तुराब गजनफर का दिमाग हिला कर रख दिया। ये औरत, या अल्लाह, ये औरत! मैं आपसे नहीं, अपने अल्लाह से डरता हूँ। उसकी बात ऐसी मायने खेजी रखती थी कि दुर्र नजफ अशरफ का सांस साकिन हो गया। आंखें फैलाए अबू तुराब के चेहरे को देखे हुए, जो उसके बजाय सामने पहाड़ों पर नजर जमाए हुए था। वो उसकी खूबसूरती से खौफ खाकर पहलू नहीं बचाता था, बल्कि उसे अल्लाह का खौफ था। मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है जो आपको मुझे देखते ही खुदा खौफी याद आ जाए। उसे अंदर तक कुछ बहुत बुरा लगा था, कोई इनकहा सा जज्बा जिसने उकसाया था, या उस रब से नाराजगी जो उससे खफा हो बैठा था, मगर उस मर्द के साथ साथ सारी दुनिया से राब्ते में था। अबू तुराब ने इस बात के जवाब में खामोशी ही मुनासिब समझी। वो तो आपका महबूब है ना, तो फिर महबूब से कैसा डर? उसको खामोश देखकर चटकता सवाल आया। महबूब की नाराजगी का डर? और आप जो... तेजी से कहते कहते उसने बर वक्त अपनी जुबान खामोश करवा दी। या अल्लाह, वो दिल आजारी नहीं करना चाहता। उसे बस इस एक अमल को दोहरा कर ही तो मंजिल मकसूद तक पहुंचना था। इस अहद को वो नहीं तोड़ सकता। मैं जो... सुनहरी आंखों ने इस शख्स को जैसे अपनी बात मुकम्मल करने पर माइल करना चाहा। देखें, आप प्लीज कंबर की गैर मौजूदगी में मेरे पीछे मत आया करें। आजिज़ी से कहकर जिस तरह उसने चेहरा झुकाया, दुर्र नजफ बौखला कर तेजी से चंद कदम पीछे हुई। फैली आंखों से वो पहली बार किसी मर्द को इतनी आजिज़ी से अपने सामने झुकते देख रही थी। मर्द तो उसके दिलकश चेहरे को निगाहों के हसाद में रख कर बात करते थे, और ये कैसा अनोखा मर्द था। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उसको हुनूस चेहरा झुकाए खड़ा देख के करवट बदलते दिल को डपट कर उसने बेबसी से कहा, तो अबू तुराब गजनफर को झुका रखी गर्दन उठाकर चेहरा फेरना पड़ा। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है। वो नरमी से कहना नहीं भूला, तो दुर्र नजफ दिल के इस्तरार के बावजूद मुस्कुरा दी। कई सालों बाद वो दिल से मुस्कुराई थी, तो उसी शख्स के सामने उसे अपनी बातों और अंदाज से मुंजमद कर देता था। जानती हूँ, कहते हुए उसकी सरसरी सी निगाह उसके हाथ में थामे कैमरे वाले हाथ पर जम गई। वो अंगूठी... आपको एक राज की बात बताऊं? उसके नीम रुख को देखकर आवाज सरगोशी में ढाल ली गई। लेकिन मेरी एक शर्त है। उसके शरारती लहजे पर अबू तुराब कैमरे को संभाले आगे बढ़ने लगा। राज के आश्कार होने का वक्त होता है, शर्त नहीं। उसकी बात पर अबू तुराब ने एक सरसरी संजीदा नजर उस पर डालकर उसकी नरमी से कहा, लेकिन मेरी है कि किसी को नहीं बताना आपने। उसके दोस्ताना अंदाज रद्द करना गोया नामुमकिन था। अपना राज किसी को नहीं देते, और अगर देते हैं तो हिफाजत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसने संजीदगी से उसे जिंदगी का सबक देना चाहा, मगर नजफ धीरे से मुस्कुरा दी। आह, चले फिर कभी सही। दोनों हाथ झाड़कर उसने अफशाए राज को फिर किसी और वक्त के लिए उठा छोड़ा। जबकि अबू तुराब गहरा सांस लेकर सामने नजर आती आबशार को देखकर तस्वीर लेने लगा। इस कुदरती मंजर को कैद करना बहुत जरूरी था। न जाने ये सारे हसीन नजारे अबू तुराब की आंख दोबारा देख सकती भी थी, या जिंदगी की मसरूफियत और पेचीदगियों की नजर हो जाती। ये जो अंगूठी है, क्या आप कभी किसी को देंगे? सारी बातें एक तरफ करके उसने नए जोश से पूछा। वो वाकई खामोश रहना पसंद नहीं करती थी। अबू तुराब की नजर अपने दाएं हाथ में पहन रखी अंगूठी तक गई। कभी नहीं। उसका लहजा एकदम इतना संजीदा और दो टोक हुआ कि नजफ की बेख्तियार निगाह हाथ से होते हुए चेहरे तक गई, जहां जमाने की संजीदगी रकम थी। मैं कौन सा आपसे लेने लगी थी? उसकी संजीदगी से खाइफ होकर बुरा मानकर कहा गया। माजरत, ये बहुत अहम है मेरे लिए। अपना दायां हाथ नजरों के सामने करते हुए उसने जिस महबूबियत से उस सफेद अंगूठी को देखा, नजफ का दिल रंजूर होने लगा। ये कौन सा पत्थर है? शौकीन आंखों से उस सफेद पत्थर और उस पर कुनंदा नाम को देखे गई। दुर्र नजफ। उसने अपना लहजा हर मुमकिन आम और सरसरी रखा, जबकि नजफ का दिल एक बार फिर से कहीं अंदर तक डूब कर उभरा। वो जानती थी कि निस्बत उससे नहीं है। उसके सामने खड़ा मर्द मौला अली अलैहिस्सलाम का शेदाई, उनका आशिक था, तो उसके गिर्द सब कुछ उन्हीं का तवस्सुल है। मगर ये दिल, उसको धड़क उठने से कौन रोके? कौन भला इसे समझाए कि जिस राह का मुसाफिर वो बनने चला है, उस राह की जानिब देखना भी अबू तुराब गजनफर पर हराम है। ये आपकी अपनी है? उसको अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। नहीं, तोहफा। मुख्तसर जवाब पर दुर्र नजफ के दिल ने दुज़ीदा निगाहों से उस अंगूठी को देखा। वो सेंध कर इस अकीदत के ज़ेरे असर महफूज रखी जा रही थी। उसके कीमती होने का अंदिया था। मुझे कभी इतना कीमती तोहफा नहीं मिला। कहते हुए यूं लगा गोया हलक में कोई कांटा सा अटक गया है। दिल की सरजमीन गीली होने लगी। आंखों के सामने खून में डूबा कहीं से जलकर स्याह हुआ कड़ा लहराया, तो उसने पहली बार अबू तुराब के चेहरे से नजरें फेर कर मुखालिफ सिमत रुख कर लिया। तोहफे मिलने का भी एक खास वक्त होता है।
तोहफे मिलने का भी एक खास वक्त होता है। उसके चेहरा फेरते ही अबू तुराब ने उसके नीम रुख को देखकर बेरियाई से दरे पर्दा तशफी करानी चाहिए। आप मुझे कोई तोहफा नहीं दे सकते? सारी नमी अंदर उतारते हुए वो फिर से उसकी जानिब पलटी और उसी तेजी से अबू तुराब ने अपनी नजरें झुका ली। नहीं, मैं आपको तोहफा नहीं दे सकता। क्या ही खरा और सीधा जवाब था। नजफ ने चमकती आंखों से निगाह झुका रखे मर्द को देखा जो इतना अच्छा था कि उसके लिए दिल का यूं बेख्तियार हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। दिल तो है ही एहतराम, खुलूस और अकीदत पर मर मिटने वाला। तो फिर कोई दुआ ही दे दें। उसने इतनी सादगी से इस्तदा की कि झुकी आंखें बेख्तियार उठी और सुनहरी आंखें थरक कर उन इसम बांटती से आंखों के फसों का गिरफ्तार हो गईं। खुदा आपको गम हुसैन के अलावा कभी कोई गम ना दे। वो दुआ अबू तुराब गजनफर ने बहुत दिन से कही, नजरें झुका भी ली, मगर इस उठकर झुक जाने के छोटे से लम्हे में पूरे नजफ अशरफ का मगरूर खुद सताइश खुदागाह दिल पल भर में मगलूब होकर झुक गया, न्याज़मंद हो गया। वो सुनहरी आंखें जमाने के अनकहे जज्बे लिए उस शख्स का मन भाता चेहरा देख रही थी। वो जो उस रात दिल की रफ्तार पकड़ती धड़कनों ने समझने नहीं दिया था, उसके सामने आने का यही वक्त मुतय्यन था। हैदर। उसके होंठों से वो नाम किसी नाकाम ख्वाहिश बेनाम हसरत की सूरत निकला। अबू तुराब गजनफर ने इतनी तेजी से चेहरा उठाया कि खामोश फिजा में गर्दन की हड्डी चटकने की आवाज आई। बख्शित, सॉरी। इस तफसार में ऐसी बेयकीनी और नासमझी थी कि हद नहीं। हैदर, वो नाम जो दिल के ताबूत में किसी जंग आलूद कील की तरह गड़ा था, सिसकी की सूरत निकला और गहरी से आंखें तंग होकर सुनहरी आंखों से टूट कर फिसलते उसे एक आंसू पर ठहर गए। उसे भूल गया कि अबू तुराब गजनफर को नजर नहीं टिकानी। मेरी पहली मोहब्बत। नजफ अशरफ ने वही बात आश्कार कर दी जो खुद तक से छुपा रखी हुई थी, और फिर नजफ ने उन धमकते सितारों की मानिब से आंखों को लरसते देखा। अबू तुराब गजनफर के गले की गिल्टी उभर कर मादूम हुई। बात वो निकली जो उसके वहमो गुमान तक में नहीं थी। वो राज जिसे फिर कभी सही मुनकशफ होना था, लम्हों के फसूल में आश्कार हो गया। तूने ये क्या गजब किया, मुझको ही फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। जारी है।